हेलो क्लास 11th। आज हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं और उसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। ठीक है ना। तो जो अभी तक हमने VSEPR सिद्धांत पढ़ा, उस VSEPR सिद्धांत के आधार पर हम कुछ अणुओं की आकृतियों के बारे में बात करेंगे कि उन अणुओं की आकृतियां कैसे ज्ञात की जाती है। तो VSEPR सिद्धांत के आधार पर निम्न अणुओं की आकृतियां ज्ञात कीजिए। जैसे पहला अणु जो कहा गया है वो है ClF3। ठीक है ना। दूसरा अणु आपका है BrF5 और तीसरा अणु आपका है IF7। ठीक है ना। तो आपको इन अणुओं की ज्यामिति या इनकी आकृति को बताना है। तो जो हमारा पहला यौगिक है, सबसे पहले हम उसकी ज्यामिति के बारे में बात करेंगे, जो है ClF3। तो ClF3 की संरचना, अब एक केंद्रीय परमाणु क्या है, क्लोरीन, और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। तो इसके संयोजी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। और ये ध्यान देना, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो भी तत्व हैं ये हैलोजन कहलाते हैं। इनको नाम देते हैं हम हैलोजन। और इन सब के संयोजी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सबका विन्यास करना जरूरी नहीं है। इन सब के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। फ्लोरीन के भी, क्लोरीन के भी, ब्रोमीन के भी और आयोडीन के भी। तो इसके संयोजी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो हम कैसे संरचना बनाते हैं, देखो संरचना बताते समय मैंने आपको पहले भी बताया था, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, कुल इलेक्ट्रॉन युग्म। कुल इलेक्ट्रॉन युग्म कैसे निकालते हैं, ये होता है केंद्रीय परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन, केंद्रीय परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन धन एक संयोजी परमाणु बट्टे 2। यही तो हमारा सूत्र था ना। तो अब हम निकालेंगे कुल इलेक्ट्रॉन युग्म। किसके लिए, ClF3 के लिए कुल इलेक्ट्रॉन युग्म। अब केंद्रीय परमाणु क्या है, क्लोरीन, संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। धन एक संयोजी परमाणु कितने हैं, 3, क्योंकि फ्लोरीन पर 1 इकाई ऋणावेश होता है। तो इसकी संयोजकता कितनी है, 1। तो कितने फ्लोरीन है, 3/2, यानी 10/2, यानी कितने हो गए, 5। कुल इलेक्ट्रॉन युग्म कितने हैं, 5। अब आबंधी युग्म कितने हैं, देखिए सबसे पहले आबंधी युग्म। तो आबंधी युग्म आपको कहां से पता चलेगा, ये जितने फ्लोरीन हैं उतने ही आबंधी युग्म है। तो आबंधी युग्म कितने हो गए, 3। कुल युग्म 5 थे, आबंधी युग्म है 3। तो 2 युग्म क्या होंगे, वो होंगे एकाकी युग्म। 2 युग्म क्या होंगे, एकाकी युग्म। कितने हो गए एकाकी युग्म, 2। इतना आपको पता चल गया, क्योंकि इन दोनों का योग इतना आना चाहिए। ठीक है ना। अब कुल युग्म 5 है। आप ये ध्यान देना, जब कुल युग्म 5 होते हैं तो आपको संरचना याद होनी चाहिए। कैसी संरचना होती है, जब 5 होते हैं तो संरचना होती है त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। इस प्रकार की संरचना होती है ना। अगर कुल युग्म कितने, अगर ये सारे के सारे आबंधी युग्म होते 5 के 5 तो संरचना ये होती। लेकिन आबंधी युग्म कितने हैं, 3। तो 3 फ्लोरीन यहां जोड़ेंगे, 1, 2, 3। ये 2 जो बचे ये क्या होंगे, एकाकी युग्म। तो पहला यहां, दूसरा यहां। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, इसको आप इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, ये। तो ये जो एकाकी युग्म होता है इसका संरचना में कोई भी योगदान नहीं होता है। तो इसकी संरचना कैसी बन गई, देखिए आप, बीच में क्लोरीन होगा ऐसे। ये संरचना कैसी बन गई, टी आकृति की। कैसी बनी, टी आकृति की। तो इसकी आकृति क्या लिखोगे, इसकी आकृति आप लिखोगे टी शेप, टी आकृति, क्योंकि आपको लग रहा है इसकी आकृति कैसी है, टी शेप। तो इसकी संरचना इस प्रकार होती है, ये। अगर आप देखेंगे तो ये टी शेप ज्यामिति है, ये टी बन रहा है। तो ClF3 की संरचना कैसी होती है, टी शेप। ठीक है ना। अब दूसरे की बात करते हैं, BrF5 है ना। तो ब्रोमीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 35 है। तो विन्यास करोगे 2, 8, 18,
7। इसके भी संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुल इलेक्ट्रॉन युग्म कैसे निकालेंगे? 7 धन कितने एक संयोजी परमाणु हैं? 5/2, तो 12/2 यानी 6 आ गया ना। अब 6 है, आपको कुल इलेक्ट्रॉन युग्म मिल गए। कुल इलेक्ट्रॉन युग्म कितने हैं? 6। आबंदी युग्म कितने होंगे? देखिए आप गौर से समझना, आबंदी युग्म कितने होंगे? जितने फ्लोरीन है, कितने फ्लोरीन है? 5, तो आबंदी युग्म कितने हो गए? 5। तो एकाकी युग्म कितने होंगे? आपके पास कुल युग्म 6 है, 5 आबंदी हो गए, तो एकाकी युग्म कितना हो गया? 1। अब ये ध्यान देना, जब 6 कुल इलेक्ट्रॉन युग्म 6 होते हैं तो संरचना कैसी होती है? अष्टफलकीय है। इस प्रकार की संरचना होती है। देखिए इस प्रकार की संरचना होती है, यह अष्टफलकीय है। बीच में क्या होगा आपका? बीच में आपका Br होगा। अब लेकिन हमारे पास आबंदी युग्म कितने हैं? 5। तो आबंदी युग्म केवल 5 ही हैं। देखिए 1 2 3 4 5। एक क्या हो जाएगा? एकाकी युग्म। ये ऐसे भी दिखा सकते हैं, एक आपका एकाकी युग्म हो गया। अब इसको भूल जाओ, ये कैसी ज्यामिति बनी? एक वर्ग बना हुआ है और एक को ऊपर को क्या बना है? पिरामिड। तो इसकी आकृति क्या हो जाएगी? वर्गाकार पिरामिडी। वर्गाकार पिरामिडी। याद रखना, एकाकी युग्म को भूल जाओ, एक वर्ग बना हुआ है और एक ऊपर को पिरामिड बना हुआ है, तो इसकी जिस संरचना हो गई वर्गाकार पिरामिडी। अब हम तीसरे अपने अणु की तरफ जाते हैं, जो है IF7। अब जो आयोडीन है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 53। अब इसका विन्यास करेंगे 2 8 18 18 7। अगर आप जोड़ेंगे 53 आएगा। 18 दूनी 36 10 46 और 7 53 हो गया ना। अब ये इसके भी अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो फिर से आप क्या निकालेंगे? कुल इलेक्ट्रॉन युग्म। कुल इलेक्ट्रॉन युग्म कितने हैं? 7। आबंदी कितने हैं? 7। 7 के साथ क्या होंगे? आबंदी। आबंदी युग्म कितने हैं? 7। एकाकी कितने हो गए? 0। एकाकी युग्म कितने हो गए? 0। अब जब 7 आबंदी युग्म होते हैं, जब आबंदी युग्म कितने होंगे? 7 होंगे, तो संरचना होती है पंचभुजीय द्विपिरामिडी। इसको याद रखना, पंचभुजीय द्विपिरामिडी। द्विपिरामिडी तो एक पंचभुज बनेगा, एक बनेगा आपका पंचभुज बनेगा। इस तरीके से केंद्र में आयोडीन रहेगा। ये आपके फ्लोरीन है, 1 2 3 4 5। एक पिरामिड ऊपर को, एक पिरामिड नीचे को। तो ये पंचभुजीय द्विपिरामिडीय ज्यामिति कहलाती है। तो IF7 की ज्यामिति कैसी हो गई? पंचभुजीय द्विपिरामिडी। तो अब हम अपने अगले टॉपिक की ओर जाते हैं, जो है सहसंयोजी बंधों के प्रकार। सहसंयोजी बंधों के प्रकार, कि सहसंयोजी बंध कितने प्रकार के होते हैं। तो सहसंयोजी बंध 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं अध्रुवीय सहसंयोजी बंध, अध्रुवीय, और दूसरे होते हैं ध्रुवीय। तो 2 प्रकार के सहसंयोजी बंध होते हैं, एक होता है ध्रुवीय, दूसरा होता है अध्रुवीय। ठीक है ना। तो अध्रुवीय और ये क्या होते हैं? पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले हम आते हैं ऐसे सहसंयोजी बंध जो कैसे होते हैं? ध्रुवीय सहसंयोजी बंध। ध्रुवीय सहसंयोजी बंध। तो सीधे सीधे हम कहते हैं कि जब सहसंयोजी बंध से जुड़े दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता अलग अलग होती है, जब सहसंयोजी बंध से जुड़े दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता
विद्युत ऋणात्मकता भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है, तो उसे अध्रुवीय सहसंयोजी बंध कहते हैं। अध्रुवीय सहसंयोजी बंध कहते हैं। जब दोनों की विद्युत ऋणात्मकताएं अलग अलग होंगी, जैसे अब विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है पहले ये समझो। ये ए परमाणु है, ये बी परमाणु है, इन दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया है। अब माना यदि बी परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, विद्युत ऋणात्मकता मतलब होती है कि ये जो साझे के जो इलेक्ट्रॉन हैं इनको अपनी ओर खींचने की ताकत, ठीक है ना। विद्युत ऋणात्मकता होती है साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की सामर्थ्य या ताकत। तो यदि बी की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी ओर खींचेंगे? बी की ओर। यदि ए की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है तो ए की ओर खींचेंगे, ठीक है ना। तो विद्युत ऋणात्मकता होती है साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की ताकत। अब माना जैसे आपका एक अणु है, सपोज करो HCl, दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो रखा है, तो हमें पता है क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता कम है, तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी ओर को विस्थापित हो जाएंगे? क्लोरीन की ओर को। और ध्यान देना, जिस ओर इलेक्ट्रॉन विस्थापित होते हैं उस पर ऋणावेश आ जाता है, और जहां से विस्थापित होते हैं उस पर धनावेश आ जाता है। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर जाएंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? ऋणावेश। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो यहाँ ऋणावेश बढ़ेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या घट रही है तो यहाँ कौन सा आवेश बढ़ेगा? धनावेश। तो दो अलग अलग पोल बन गए, दो अलग अलग क्या बन गए? ध्रुव बन गए। एक पॉजिटिव पोल है, एक नेगेटिव पोल है। तो जब दो पोल बन जाते हैं, दो ध्रुव बन जाते हैं, तो ऐसे आबंध को कहा जाता है ध्रुवीय सहसंयोजी आबंध। और कब बनता है ध्रुवीय सहसंयोजी आबंध? जब साझे के दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता अलग अलग होगी। तो हमें पता है क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन किसकी ओर विस्थापित हो गए? क्लोरीन की ओर को, ठीक है। दूसरा आता है अध्रुवीय सहसंयोजी बंध। तो अध्रुवीय सहसंयोजी बंध कब बनता है? जब सहसंयोजी बंध से जुड़े, जब सहसंयोजी बंध से जुड़े दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता बराबर होती है। विद्युत ऋणात्मकता बराबर होती है, तो जो बंध बनेगा उसको हम कहेंगे अध्रुवीय सहसंयोजी आबंध। जैसे Cl2। अब Cl2 अणु का कैसे निर्माण हुआ देखिए, पहला Cl दूसरा Cl, इसके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। इसके भी संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। दोनों के इलेक्ट्रॉन अलग अलग तरीके से दिखा रहा हूं, देखिए। इसने इसका 1 इलेक्ट्रॉन का साझा किया, इसने इससे 1 इलेक्ट्रॉन का साझा किया, दोनों के 8-8 हो गए ना। क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर रखा है तो एकल बंध बनेगा। और एकल बंध कितने इलेक्ट्रॉनों से बन रहा है? 2 इलेक्ट्रॉनों से। एक इसका है, एक इसका है। अब ये भी क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, दोनों की विद्युत ऋणात्मकता बराबर है। ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच रहा है, ये अपनी ओर खींच रहा है ना। पहले वाले में क्या था? HCl में यही तो था, H भी अपनी ओर खींच रहा था, Cl भी अपनी ओर खींच रहा था। ताकत दोनों लगा रहे थे, लेकिन क्योंकि क्लोरीन की ताकत ज्यादा थी इलेक्ट्रॉनों को खींचने की, क्योंकि क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन फाइनली कहां को जा रहे थे? क्लोरीन की ओर को जा रहे थे। लेकिन यहां क्योंकि इधर को भी क्लोरीन खींच रहा है, इधर को भी क्लोरीन खींच रहा है, दोनों की सामर्थ्य बराबर है, तो इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं जाएंगे। जैसे एक अगर 2 व्यक्ति किसी रस्सी को खींच रहे हैं, दोनों की ताकत बराबर है, तो ना कोई जीतेगा ना कोई हारेगा। यहां पर भी वही है कि दोनों इलेक्ट्रॉनों को खींच रहे हैं, लेकिन दोनों बराबर ताकत वाले हैं, तो इलेक्ट्रॉन ना तो इस क्लोरीन की ओर जाएंगे ना इस क्लोरीन की ओर को, तो इलेक्ट्रॉन बीच में रहेंगे। तो किसी परमाणु पर कोई आवेश नहीं आएगा, और ऐसा जो आबंध होता है उसको कहते हैं अध्रुवीय सहसंयोजी आबंध। अध्रुवीय सहसंयोजी आबंध, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे 2 प्रकार के आबंध होते हैं, एक सहसंयोजी और एक आपका अध्रुवीय, दूसरा ध्रुवीय सहसंयोजी आबंध। कल हम पढ़ेंगे डाइपोल मोमेंट के बारे में और आगे के टॉपिक्स के बारे में। थैंक यू।